हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AEP अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम लोगों का सेट 4 प्रैक्टिस सेट NTPC का है और इसमें भी मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आए और काफ़ी तेज़ी स्पीड से हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट, जैसा कि आपने पिछले वाले सेट पे देखा होगा। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग प्रैक्टिस सेट भी धीमे धीमे करेंगे तो आपको पता है 35 से 40 क्वेश्चन आपके करवाता हूं मैं, तो कितना ही समय लगेगा। ठीक है, और अगर आपको बेसिक से कोई चीज़ें नहीं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि भैया ये वाला क्वेश्चन मुझे कम समझ में आया। मैं उसके लिए आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो 1 या 2 मिनट का, 3 मिनट का, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। जल्दी से चलिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट, याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न दिया है कि एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। अ ट्रेन ट्रेवलिंग 50% फास्टर देन अ बस। बोथ स्टार्ट फ्रॉम कर्नल, दोनों कर्नल से स्टार्ट होती हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। ठीक है, अच्छी बात है। एंड रीच पानीपत, और पानीपत पहुंचती हैं विच इज़ 75 किलोमीटर फ्रॉम कर्नल। कर्नल से जो है, करनाल यहाँ पे है और यहाँ पे पानीपत है, और उसने बताया कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट्स 1 इज़ 75 किलोमीटर दोनों के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बोला है कि करनाल एट द सेम टाइम, और दोनों समय जो है उनका इक्वल टाइम पर पहुंचते हैं, दोनों एकदम सेम टाइम पे पहुंचते हैं। यहाँ तक भी बात भैया समझ में आ जाएगी। आगे बोला है कि ऑन द वे हाउ एवर द ट्रेन स्टॉप इन स्टेशन इन अबाउट 12.5 मिनट, यानी 12.5 मिनट समथिंग एक जगह ट्रेन रुकती है स्टेशन पे। द स्पीड ऑफ द बस, बस की स्पीड कितनी है ये बताना है। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों के लिए कि नहीं, 75 किलोमीटर ही बस जाएगी, 75 किलोमीटर ही ट्रेन जाएगी, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस तो पढ़ा ही है आपने। मैंने कहा ये ट्रेन हो गई, ये बस हो गई। मैं पहले स्पीड का अगर रेशियो देखूँ तो उसने बोला ट्रेन जो है वो बस से 50% ज़्यादा तेज है, यानी ये 3 है तो ये 2 है, इससे ये 50% ज़्यादा है, ये रेशियो बना। तो आप बोलोगे भैया यहाँ से टाइम का रेशियो होना चाहिए 2:3, कोई समस्या यहाँ तक। लेकिन बाद में वो एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि दोनों एक ही समय पर पहुँचती हैं, एट द सेम टाइम पहुँचती हैं भैया, तो इसको भी 3 होना चाहिए। 3 होने के लिए +1 इसे चाहिए, +1 इसे होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसने ये एक टाइम अपना कहाँ पे खड़े होकर के समय बर्बाद कर दिया है, इसने ये 12.5 मिनट रुक करके टाइम बर्बाद किया, यानी इसने 25/2 मिनट रुका है रास्ते में। ये देखो 12.5 मिनट रुकी थी ट्रेन, इसी वजह से ये चली कितनी देर है, 2 की स्पीड, 2 टाइम पे चली है, और दोनों सेम टाइम पहुँचे। अगर इसको 3 समय लगा तो इसको भी 3 समय लगना चाहिए था, तो इसे 2 समय लगा। इसका मतलब इसने एक समय जो इसका ये वाला है, यहाँ पे ये ट्रेन खड़ी रही थी कहीं पे। ठीक है, कहाँ पे खड़ी थी, इसने बोला कि कोई एक स्टेशन है बीच में जहाँ पे खड़ी हुई 12.5 मिनट के लिए। ये मिनट में है टाइम, इसे घंटे में बदलने के लिए 1/60 से गुणा करा दोगे, 60 से डिवाइड मतलब, तो आपका हो जाएगा। आप इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 5×5 = 12×5 ये आ जाएगा 5/24 आवर्स। 5/24 आवर्स मेरे भाई यहाँ से आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मेरे भैया ध्यान से सुनना, एक का मतलब 5/24 आवर्स है, तो हमसे बस की स्पीड पूछी गई है। किसकी स्पीड पूछी गई, बस की चाल। तो बस को तो 3, यहाँ पे 3 टाइम लगता है बस को, तो एक का मतलब अगर 5/24 है तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, बोलोगे 5/24 × 3, तो ये हो जाएगा 3×8 = 24, यानी 5/8 आवर्स लगा बस को, 5/8 आवर्स लगा बस को। अब मेरे भाई बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, अगर बस को टाइम तुम्हें पता चल चुका है और डिस्टेंस भी तुम्हें पता है तो स्पीड निकालनी है। मैं भैया सिंपल से तरीके से बता दूंगा कि 75 किलोमीटर की दूरी जानी है, बस की टाइम कितना बस को लगता है, 5/8 आवर्स का। 8 नीचे से हट के ऊपर चला जाएगा, 5 से काटोगे तो 15×5 = 75, और ये 15×8 = 120, यानी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस जो है वो ट्रैवल कर रही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। बताओ जल्दी से, बात समझ में आ गई। अच्छा प्रश्न था, इसे थोड़ा सा अच्छा प्रश्न बोला जा सकता है कि थोड़ा ठीक प्रश्न था। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देखिएगा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा, क्या दे रखा। बोला कि अली किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। अली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। बलविंदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। वही काम बलविंदर 10 दिन में कर रहा है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज, वो 4 दिन में काम पूरा करना चाहते हैं। दे आस्क्ड चंदर, उन्होंने चंदर से कहा कि भाई यार मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ तुम, तो काम को 4 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे। इन हाउ मेनी डेज चंदर अलोन फिनिश द वर्क, चंदर अकेले काम कितने दिन में पूरा करेगा। यार बड़ा सिंपल है। पहले नंबर पे हम लोग समझ लेते हैं किसकी बात हो रही, अली की। मैंने कहा ये एक अली था, उसके बाद ये मेरे भाई बलविंदर हो गया, और फिर यहाँ पे अली प्लस बलविंदर और प्लस चंदन तीनों हो गए।
ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला कि अली अकेले 8 दिन में काम पूरा कर देता था, बलविंदर को 10 दिन लग रहे थे, जबकि चंदर के साथ जब ये दोनों मिले, तीनों लोगों ने एक साथ जब काम किया, चंदर, बलविंदर और अली, तो ABC ने मिलकर ये पूरा काम 4 दिन में पूरा कर लिया, इन्होंने 4 डेज में कंप्लीट कर लिया यार, ये बड़ी बात थी। मैंने कहा टोटल वर्क कितना हो गया, आप बोलोगे इन तीनों का LCM अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 40, तो 40 आ गया टोटल वर्क। मैंने कहा अगर 40 टोटल वर्क है, 8 दिन में अली 40 काम पूरा करता है, तो एक दिन में कितना पूरा करेगा, आप बोलोगे 8 पंचे 40 5। बलविंदर अगर 40 काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो बलविंदर एक दिन में कितना काम करता होगा, तो आप बोलोगे 4 दहम 40, 4 काम एक दिन में करेगा। ये इफ़िशियंसी निकल के आ जाएगी, क्षमता, और ये हमें डेज दे रखे थे, टाइम, ठीक है। मैंने कहा अगर मेरे भाई ABC तीनों मिलके, मतलब अली, बलविंदर और चंदर मिल करके किसी काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं, और ये 4 काम कितना है 40 काम को अगर 4 दिन में पूरा कर दिया जा रहा है, ध्यान से सुनना, 40 काम को अगर 4 दिन में पूरा किया जा रहा है, तो एक दिन में ये तीनों मिलके 10 काम कर रहे होंगे। एक दिन में 10 हुआ, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 10, चौथे दिन 10, 4 दिन में काम खत्म। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। भैया जरा ध्यान से सुनो, इस 10 के अंदर अली कितना एक दिन में काम करता है, देखो अली 5 काम करता है, बलविंदर एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, और टोटल काम कितना हो रहा है 10। 10 में से 5 और 4, ये 9 काम तो कौन मिलके कर रहे हैं, 9 काम तो ये कंप्लीट कर रहे हैं अली और बलविंदर मिलके। तो चंदर कितना काम कर रहा होगा, आप बोलोगे भैया चंदर इसमें 1 काम कर रहा है एक दिन में, चंदर एक दिन में 1 काम कर देता है, और अली बलविंदर मिलके 9 काम कर देते हैं। जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो एक दिन में 10 काम हो जाता है। भैया यहाँ तक बात बढ़िया समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चंदर अगर एक दिन में 1 काम करता है, तो चंदर पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगा, चंदर एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो पूरा 40 काम कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 40/1, 40 दिन में ही करेगा। एक दिन में 1 करेगा तो 40 दिन में 40 करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट हो गया। समझ में आ गई बात, एकदम सरल था, कोई बिल्कुल टफ इसमें था ही नहीं। चलो अगला प्रश्न जल्दी से बताना भैया। यहाँ बोला कि अनुज अपने बगीचे से 5625 पौधे, अनुज प्लांट्स जो है 5625 प्लांट्स इन हिज गार्डन, और फिर क्या, इन अ सच वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ जो है प्लांट्स इन ईच रो रिमेन द सेम, ठीक है, द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो विल बी। भाई वो बोला कि सेम रो ऐसे भी होनी चाहिए, और सेम रो यानी कॉलम जो है वो ऐसे, जितने ये हों उतने ही हों, मतलब कुल मिला के इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को निकालना होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना होता है, सिंपल सी बात है भैया। अंडर रूट इसका निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बात सुनना, अंडर रूट निकालने का भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 5625 लिखा है, जिसके भी लास्ट में 25 आ जाता है, समझ जाया करो कि लास्ट में तो 5 आएगा, और आगे वालों को ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का गैप 1 हो, जैसे 7 8 56, 7 8 56, बीच का गैप कितना है 1 का, और छोटे वाले को उठा लो, तो मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा 75। तो ये मेरा आंसर हो गया, यानी 75 जो है रो होंगी और 75 ही कॉलम होंगे, और 75 का स्क्वायर करके आप देखिएगा तो 5625 ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे भैया बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। नेक्स्ट वन देखना, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित आकृति में ध्यान से देखते हुए बताना है कि लुकिंग द फॉलोइंग फिगर वेयर एंगल B एंड D आर 7x - 30 डिग्री एंड 5x डिग्री रिस्पेक्टिवली, वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x इज। आपको पता है कि देखने में ही ये एक क्या लग रहा है, मुझे समांतर चतुर्भुज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पैरेललोग्राम है कि नहीं है, इसके आमने सामने के एंगल जो हैं वो सेम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि भैया सामने आमने सामने के जो एंगल होते हैं फ्रंट एंगल्स वो इक्वल होते हैं, दैट्स 7x - 30 डिग्री नथिंग बट इज इक्वल टू 5x डिग्री। ओके, सो दैट्स 7x डिग्री - 30 डिग्री इज इक्वल टू 5x डिग्री। 7x - 5x कितना आ गया, अब बोलोगे ये आ जाएगा 2x डिग्री, बराबर ये इधर आ जाएगा 30, 2 से 30 कट गया तो x इज इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री इज राइट। बिल्कुल सरल प्रश्न था, ठीक है, पूरा का पूरा एज इट इज़ पेपर है ये ऐसा नहीं कि कोई सरल क्वेश्चन छांट लिए हो या टफ क्वेश्चन छांट लिए हो, कुछ भी नहीं, जैसे लाइन वाइज क्वेश्चन हैं वैसे ही हैं। ये पेपर उठा के देखो प्रीवियस ईयर के, एक सेट आप उठाओगे कोई भी प्रीवियस ईयर का लगाया हुआ 2019 का जो है सेट जब हुए थे पेपर, तो उस समय का आप जब पेपर मैच करोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा मैथ का, ऐसे टच वाइज लाइन वाइज, ठीक है, जैसा लिखा होगा उसमें, एक भी सीक्वेंस भी चेंज नहीं किया, उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अलग कर दिया गया है मैथ के।
और साथ में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो अच्छे हैं, जो थोड़े से सिंपल तरीके से किए जा सकते हैं और आप लोग उसमें लॉजिक लगाते हो बस। फर्जी का मुझे यहाँ पर टैलेंट नहीं दिखाना है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है। जो सरल है सिर्फ वैसे ही किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें तुम दुनिया का ज्ञान लो तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। अब यहाँ तुम सिंपल सा तरीका समझो कि अगर ये 19 है और मेरे भाई ये 12 है, तो ये सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ये वाली रेखा, ये टोटल अगर 19 था और ये इतना 12 था, तो ये वाली 7 निकल के आ गई कि नहीं आ गई? यार भाई इतना तो समझ ही गए होगे। ये अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 6 होगी कि नहीं होगी? अगर मैं इस वाले फिगर को देखूँ, इस वाले फिगर को, तो आप बोलोगे भैया जो मेरा ये वाला फिगर है, ध्यान से देखना, ये वाला फिगर, ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं है? ये एक रेक्टेंगल है। मैंने कहा रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L/B। आप बोलोगे ये हो जाएगा 19 × 6, 19 छक्का 114 हो जाएगा। ये तो इतने का एरिया निकल आया। फिर मैंने कहा दूसरे नंबर पे जब आप नज़र लगाओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई पड़ेगी, दिस इज़ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 6 दे रखा है, हाइट 7 आ गई, 6 से काटा 3 बार में चला गया, 3 सत्ते 21 आ गया। पूरे का एरिया पूछा गया तो कुछ नहीं करना, इस 114 में से इस 21 को जोड़ देना है। यहाँ पर ये 5 3 1 135 आ जाएगा और जहाँ मिल जाए 135 टिक मार देना। कुछ भी अपने तरफ से रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, बिल्कुल इसमें फालतू का वाहियात काम नहीं करना है भैया। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे आपको कर देना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसी में ही आप कर पाओ कर लो, ऐसे देख कर ही बता पाओ सबसे बेटर है। देख के बता दो, करो ही मत इस सवाल को। आगे देख लो, लिखा है 10% की छूट घोषित करने के बाद भी 25% का प्रॉफिट प्राप्त करना चाहे कोई दुकानदार, यानी टू गेन 25% आफ्टर अनाउंसिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कोई शॉपकीपर है, 25% का प्रॉफिट भी चाहता है और ये भी चाहता है कि दुकानदार जो है वो तो ये चाहेगा कि भाई ग्राहक को भी कुछ लालच दिया जाए तभी तो खरीदेगा ना। तो फिर वो ये भी चाह रहा है कि ग्राहक को लगे कि नहीं यार ये वाले दुकानदार बढ़िया हैं भैया, बहुत ज़्यादा छूट देते हैं, मतलब डिस्काउंट अच्छा देते हैं। 10% का डिस्काउंट दे रहा है, आफ्टर 25% का प्रॉफिट गेन कर रहा है। दुकानदार क्या कर रहा है कि द शॉपकीपर मस्ट मार्क द प्राइस, यानी MRP जो है वो कितना ज़्यादा उसमें लिखे, जिससे कि उसका कॉस्ट प्राइस तो 360 है, कन्फर्म्ड है। अब उसको कितना ज़्यादा लिखना चाहिए उस पर प्राइस, मतलब 360 रुपये की कोई वस्तु है मेरे पास, मैं उस पर MRP कितनी ज़्यादा छापूँ कि मैं कस्टमर के हिसाब से 10% डिस्काउंट भी दे दूँ और मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मुझे 25% का प्रॉफिट भी हो जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसे करने का तरीका मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया इसके लिए, आप देखेंगे एक वीडियो होगा कॉस्ट प्राइस एंड MRP रिलेशनल क्वेश्चंस, उसमें आपका यही वाले टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बड़े ही बढ़िया तरीके से बताए हैं। आप ये कहना चाहते हो भैया कि कॉस्ट प्राइस पे मैं चाहता हूँ मुझे 25% का प्रॉफिट हो जाए, यानी 125% मिल जाए। और ये आप चाहते भी कब हो, मैं साफ कर लिख देता हूँ थोड़ा सा। आप ये चाहते हो कि आपको CP पे 125% प्रॉफिट हो जाए, और ये भी कब, जब आप MRP पे डिस्काउंट कितना दे देंगे, 10%, यानी MRP का आप मात्र 90% ही ले लें। आप बोलोगे बिल्कुल सरल बात, अगर हम यहाँ से CP से MP का रेशियो निकाल लें, CP से MP का रेशियो, आप बोलोगे अगर हमने CP को ही रखा, CP के बराबर ये 90 आ गया और बटे ये इधर आ जाएगा तो ये 125 आ जाएगा। MP को यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो ये बन गया। इसे अगर हम काट लें भैया 5 से, आप बोलोगे देखो कट जाएगा 18 पंचे 90 और उसको 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई बिल्कुल अलग सी बात नहीं हो रही, बिल्कुल सरल तरीका। उसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस आपका 360 जो है वो कन्फर्म्ड है। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 18, इनका कितना है 360। 18 की टेबल में 360 कितने टाइम्स में आएगा, आप बोलोगे 20 टाइम्स में। कितने टाइम्स में आएगा, 20 टाइम्स में। तो हमें MRP भी 25 की जगह कितने टाइम्स में आनी पड़ेगी, 20 टाइम्स में। जब हम इसको भी 20 टाइम्स पढ़ेंगे 25 का टेबल, तो मेरी MRP भी आ जाएगी। जब मेरा कॉस्ट प्राइस 25 टाइम्स दिया गया है, सॉरी 20 टाइम्स दिया गया है, तो मेरा 25 जो MP दे रखा है मार्क प्राइस, उसको भी 20 टाइम्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 यानी 500। 500 रुपये आपको उसमें क्या करने पड़ेंगे, लिख देने हैं। आप उसमें 500 लिखेंगे, उसके आफ्टर भैया आप क्या करेंगे, 10% का डिस्काउंट दे देंगे। उसके बाद भी आफ्टर इट यू गॉट 25% प्रॉफिट। अब तुम करके देख लो, लिख के देख लो, ठीक है।
मान लो तुम अभी एक बार देखो, प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि आपने 500 रुपये की कोई वस्तु छाप के रखी थी और लाए कितने की थे, 360 रुपये की। इस पर आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, कितने की बेच दी, 450 की। अभी भी तुम देखना, अगर 360 रुपये की चीज़ को तुम 450 का बेच रहे हो, 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर देखा जाए तो 90 360 का कितना परसेंट है, आप बोलोगे 91 या 90, 9 चौको 36, 1/4 आ गया, 1/4। 1/4 मीन्स 25%। देख रहे हो भाई, ये होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी कैसे हुआ। तो ये आप समझ गए, हमें सीपी का 125% चाहिए, एमपी का 90% पे बेचने पर भी। इनका हमने रेशियो निकाल लिया। 18 की वैल्यू आपको 360 दे रखी है, तो 18 की वैल्यू 360 का मतलब 20 गुना, तो 25 की वैल्यू भी 360, 25 की वैल्यू भी 20 गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन भैया जल्दी से कर दो एक बार। ये क्या दे रखा है इसमें, इसमें बोला कि यदि द पाई चार्ट इज ड्रॉन बेस्ड ऑन अ डाटा गिवन बिलो, व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल फ्रॉम फूड। सेंट्रल एंगल पूछा गया। सेंट्रल एंगल क्या होता है आपको पता होगा? अरे यार मुझसे ज़्यादा हो जाता है थोड़ा। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल में आपको कुछ नहीं करना है, जिस पार्टीशन का पूछा जाए उसे ऊपर रखो, नीचे टोटल रख दो, इंटू 360 डिग्री कर दो। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जिसका पूछा जाएगा उसकी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिख देंगे, इंटू 360 डिग्री का मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा किसका गया? आपसे पूछा गया कि फूड का। मैंने कहा फूड है 400, तो हमने क्या ऊपर किसको लिख दोगे? 400। मैंने कहा सेंट्रल एंगल जो आएगा वो कितना आ जाएगा? ऊपर तो 400, नीचे भैया क्या लिखना? टोटल। टोटल कितना है? आप बोलोगे टोटल भैया ऐसे समझ सकते हो कि ये 40 और ये हो गया 200, 40 और 160 200, 200 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना जो है 450, 450 और ये 5500, 1600, 600 और 400, 1000। तो ये टोटल 1000 दे रखा नीचे, 1000 इंटू मैंने क्या कहा 360 डिग्री करा दो। बोलोगे 102030 से 102030 चले गए, ऊपर कितना आ गया? 36 चौके 144, 36 चौके 144, 144 डिग्री, ये आ गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट। तो इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। नेक्स्ट वन बोला गया कि 48 144 का एचसीएफ जो है वो 48 है, एलसीएम बताना है। मैंने आपको कल भी एक इस तरीके का क्वेश्चन करवाया था और हर शिफ्ट में आया है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैंने कहा फर्स्ट नंबर 48, सेकेंड नंबर 144 इज इक्वल टू एचसीएफ 48, एलसीएम पूछा गया, नहीं पता, 48 से 48 कट गया, एलसीएम बराबर 144 आ गया। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो गया। वेरी सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत? बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, पाप नहीं तुम्हें लेने हैं। आगे दिया गया है कि अमित एलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अमित यहाँ पे है, अली की जगह अमित आ गया। अब अमित भाई अपना, अमित भाई किसी काम को कर सकता है 15 डेज में, जबकि बलविंदर जो है एलोन कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 10 डेज, ही भाई 10 डेज में कर देता है। लिखा इफ अमित एलोन वर्क फॉर 3 डेज आफ्टर विच बलविंदर ज्वाइन हिम। 3 दिन तक अमित ने अकेले किया। मैंने कहा पहले तो वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना है इनका, एलसीएम। आप बोलोगे टोटल वर्क आ जाएगा 15 और 30 का, आपका 30 आ जाएगा, 15 और 10 का ना, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 10 तिहाई 30। अमित एक दिन में 2 वर्क करता है, बलविंदर एक दिन में 3 वर्क करता है। अच्छी बात है, बढ़िया काम कर रहे हैं। आगे उसने बोला कि इफ़ अमित एलोन वर्क्स फॉर 3 डेज, अमित 3 दिन तक काम करता है, वो भी अकेले एलोन। 3 दिन तक अमित कितना काम करेगा? आप बोलोगे 3 डेज में अमित कर देगा 6 वर्क, 6 वर्क कंप्लीट कर दिया गया है। बचा कितना बोलो? 30 था, 6 पूरा हो गया, बचा कितना? आप बोलोगे भैया 30 अगर इससे माइनस हो गया तो बचा आप केवल 24 वर्क। इस 24 वर्क को भैया कौन करेगा? ध्यान से सुनना, ये 24 वर्क आप करने वाले हैं विच बलविंदर ज्वाइंस हिम, बलविंदर ने भी उसे ज्वाइन किया, देन वी वर फिनिश्ड भी हाउ मेनी डेज। अब ये दोनों मिलके कर रहे हैं ना, ज्वाइन कर लिया है बलविंदर ने भी। अब अमित और बलविंदर दोनों मिलके कर रहे हैं। एक दिन में अमित 2 करता है, बलविंदर एक दिन में 3 करता है। जब दोनों भाई एक साथ मिलेंगे, एक दिन में मेरे भाई 5 कर देंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे। मैंने कहा एक दिन में 5 करेंगे तो टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा? आप बोलोगे 5 चौके 20 और आपका आ जाएगा 4 सही 4/5 दिन में। इतने दिन में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसने पूछा कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा। पूरा काम कितने दिन में हुआ भैया? 3 दिन अकेले उसने किया था, फिर 4 सही 4/5 दिन इन्होंने एक साथ किया, तो 7 सही 4/5 दिन में पूरा काम
हो गया। यही आपका ऑप्शन में आंसर दिया भी गया है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है, इसमें जगह नहीं थी तो इसलिए शायद मैंने नहीं लिया भैया, ठीक है। पर ये ऑप्शन में है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि दिक्कत कोई? 7 और 4/5, ठीक। अगर पूछा जाता है कि बचा हुआ कार्य कितने दिन में होगा, फिर से मैं बता देता हूँ। अगर रिमेनिंग वर्क केवल पूछा जा रहा है, रिमेनिंग वर्क, तो फिर ये वाला आंसर सही है, 4 होल 4/5। लेकिन उसने कहा पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, तो कंप्लीट में तो पूरे में तो ये 3 दिन भी जो अकेले काम किया था, 6 काम ये भी तो पूरे में ही आएगा, तो भैया इसको भी ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई होगी बात, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट करें भैया। हाँ, आपकी आज्ञा पे चल रहे हैं हम तो। आपसे बोला गया कि दशमलव विस्तार इसका क्या होगा। दशमलव विस्तार आपको देखो ऐसे ही अगर देख लो, बिल्कुल सरल है। मैंने कहा 2 जीरो हट गए, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा 1.09। तो 1 का मतलब तो 1 हो गया, फिर प्लस, मैंने कहा 0 जो है वो 10वें स्थान पे है, यानी 0/10। 9 जो है, 9 जो है वो 100वें स्थान पे है, यानी 9/100। तो ये वाला ऑप्शन जहाँ दिख जाए वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मुझे इसका जो है ए ही सही लग रहा है, ए वाला, ठीक है। ए ही इसका जो है सही लग रहा भैया एकदम, ठीक है। अगर इसे देखोगे तो ये कितना लिखा है, 10.09 लिखा है ना। इसे देखोगे तो ये 1.09 लिखा है, जबकि यहाँ पे तो बनेगा 1.09 तो ये भी बन जाएगा यार। लेकिन 0 वाले डिजिट को दिखाना है ना, यहाँ पर 0/10 ये दिखाना पड़ेगा। सो तो करो इसे, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम सही है। नेक्स्ट वन, जल्दी से कर दो इसे। लिखा मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ है, जहाँ पे अच टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट द राउंड एंड सिद्धि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट द सेम राउंड, ठीक है। 18 में ये पूरा करती है एक गोला और 12 में ये गोला पूरा करती है, ठीक है। इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट हुए दौड़ना, बोला एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर, देन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोबारा वो स्टार्ट पॉइंट पर कब एक साथ मिलेंगे। मैंने कहा इस टाइप का सवाल आता, बिल्कुल सरल तुम्हें तरीका मैंने बताया था बहुत पहले, कि एक बार घंटी साथ में बजी, फिर दोबारा एक साथ कब बचेंगे। हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। 12, 18 और 12 का एलसीएम कितना, 36। तो 36 मिनट के बाद आंसर हो जाएगा। 36 मिनट के बाद दोनों एक बार फिर से मिल जाएंगे आके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ नहीं करना है इसमें, तो एलसीएम इन दोनों का निकाल दो, आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट वन जल्दी से कर दो। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, कौन सा शांत दशमलव है। मैंने कहा ध्यान से सुनो जरा, शांत दशमलव होने का प्रॉपर्टी क्या है। जब बात की जाती है शांत दशमलव की, तो हम लोग चेक करते हैं कि जो ये ऊपर न्यूमरेटर है कुछ भी हो, अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो 2m × 5n की फॉर्म में होना चाहिए। तो जिसके अपॉन में ये फॉर्म बन गई वो वाला मेरा भाई आंसर हो जाएगा। 15/600 अगर मैंने ले लिया, मान लो 15/600, ध्यान से सुनना, 15/600 का मतलब, पहले तो मैं ऐसे काट देता हूँ, देखो इसके नीचे 7 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ये 343 7 का क्यूब नहीं हो सकता। ये 210, इसके अंदर भी मेरे भाई जो है 7 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, पर मुझे 2 और 5 चाहिए। इसके अंदर से अगर मैं देखूँ तो 5 और 2 मिलेगा, लेकिन ये दोनों भी चीज़ें आ रही हैं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो है वो सिर्फ यही है जो हो सकता है, जो मैं ऐसे लगा दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। अगर मैं इन दोनों में ध्यान से देखूँ तो मैं 3 से काटूंगा, मैं करूँगा 3 × 5 = 15, या फिर 5 से ही काट दो। देखो 15 से काटो, 15 × 4 = 60, ये हो गया 1/40, हो गया 1/40। आप बोलोगे 1/40 का मतलब 40 को हम लिख सकते हैं 2⁻3 यानी 8 × 5 = 40, 5⁻1। तो ये कौन सी फॉर्म मिल गई हमें, 2m × 5n की फॉर्म। और जब भी हमें ये मिलती है तो यानी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। चाहे तो आप 1 से 40 में डिवाइड दे के देख लो, तब भी आंसर आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, किसी तरीके की टेंशन वाली बात नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि लेट f(x) = x² r, देन द रेंज ऑफ, ये रियल नंबर दे रखा है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। आगे बोला कि रेंज ऑफ f, यानी f का परास बताना है क्या होगा। तो ये वाला भी तो सवाल मेरे हिसाब से स्टेटमेंट बेस्ड, मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई भी है, मॉडल का क्वेश्चन जब फंसा था, कि अगर हम किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग निकालेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या का हम वर्ग निकालते हैं, तो वो हमेशा एक धनात्मक वास्तविक संख्या ही आती है, धनात्मक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। और किसी धनात्मक वास्तविक संख्या का अगर हम परास निकालते हैं तो वो भी एक धनात्मक वास्तविक संख्या ही निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट वन लिखा है कि भाई सेलिंग अ वॉच फॉर द सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित रेट पे किसी घड़ी को बेच दिया गया। दीपिका सफर्ड लॉस ऑफ 10%, दीपिका 10% के लॉस से जूझी बेचारी, बड़े दुख वाली बात है यार, ये तो 10% का नुकसान करवा लिया बेचारी ने। आगे आपको दिया गया है कि सेम वॉच, उसी वॉच को फॉर 140 मोर, अगर 140 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता, ठीक है, तो लिखा है कि दी वुड गेव गेंड 4%, उसे 4% का प्रॉफिट हो जाता उसे उसी चीज़ पे। तो पूछा व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। मेरे भाई किसी भी चीज़ का जो सीपी होता है दैट्स इज नथिंग बट 100%। ठीक है, लॉस हो गए तो पीछे जाओगे, प्रॉफिट होगा तो ऊपर आएगा। उसने बोला कि इसे लॉस हो रहा था 10% का, तो ये 90% पे इसने बेची होगी, और इससे जब प्रॉफिट होगा 4% का तो 104% पे बेची होगी। लेकिन ये पूरा प्रोसेस होने में उसने किया क्या है, उसने इस वॉच के रेट को बढ़ा दिया है 140 रुपये, 140 रुपये बढ़ा दिया गया। तुम जरा एक बात बताओ, कोई चीज़ 90% से 104% तुमने कर दी, और कब हो गई, जब 140 रुपये आपने बढ़ा दिए। तो रियल में आपने बढ़ाया कितना है, अब बिल्कुल बच्चों वाला खेल है ये तो। आप बोलोगे भैया यहाँ पे लिखा था 90 में मैंने बढ़ाया 14 तो हो गया 104। मैंने बढ़ाया कितना है, मैंने बढ़ाया है 14%। एक्चुअल में कितना बढ़ा है, 140 रुपये। तो हम बोल सकते हैं कि 14% की कीमत जो है वही है 140 रुपये। कितने टाइम्स हो रहा है, बोलोगे 10 टाइम्स। तो मैंने कहा सीपी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यानी 100% की वैल्यू पूछ रहे हो, 100% की वैल्यू भी 10 टाइम्स, यानी ये हो जाएगी 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। वेरी सिंपल, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं था, सरल सा प्रश्न था। कोई दिक्कत किसी को 1% भी तो बता दो, नहीं है ना। नेक्स्ट वन जल्दी से कर दो मेरे भाई। लिखा है यदि माध्य 25% है, लेकिन द मीन इज 25 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। तो आपसे गुणांक विचलन पूछा गया है। भाई गुणांक विचलन कुछ होता ही नहीं है, आपको क्या बताना है, जो विचलन हो रहा है वही तो आपको बताना कितने % का हो रहा है, त्रुटि वाला। आप बोलोगे ये 5 ऊपर रखोगे, 25 नीचे रखोगे, इनटू 100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यानी मानक विचलन बटे माध्य विचलन गुणांक का जो है वो निकल के आ जाएगा, डेविएशन कितना हो रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल है भाई, 5 को ऊपर लिख दिया, 25 को नीचे लिख दिया, परसेंट निकालना है, 100 कर दिया, परसेंट में आंसर दे रहा है। बोलोगे ये काटोगे तो 5 एकम 5, 5 25, 5 से काटोगे 20 पंचे 100, द 20% इज आंसर। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो गया। तो सिंपल सा है मेरे भाई, कैसे निकालोगे, आप बोलोगे भैया सिंपल सा है। अगर हमसे पूछा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका आपसे पूछा जा रहा है कितने % का उसमें चेंज होगा, तो मैंने उनको बताया भैया क्या कि हमें ऊपर लिख देना है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे लिखना है मीन, इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन जल्दी से कर दीजिएगा। बोल रहा है कि द फ्रैक्शन 1/3, 4/7 एंड 2/5 रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जानते हो, छोटे से बड़ा, आरोही क्रम, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे भी बड़ा, है नहीं सबसे बड़ा। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, 1/3। मैं कहता हूँ यार ऐसे देख लो तुम, 1/3 का मतलब कितना होता है। आप बोलोगे 1/3 का मतलब होता है 0.33। 4/7 और 2/5, तो मैंने कहा 2/5 अगर पहले देख लो। आप बोलोगे 2/5 का मतलब होता है 5 चौके 20, यानी 0.4 समथिंग आएगा, यही आएगा समथिंग। क्या होता है 7, अब मैंने किसको जरा करके देखो एक बार। आप बोलोगे ये आ जाएगा 7 3 21, 7 चौके 28, 7 5 35, यानी 0.5 के समथिंग आ जाएगा। ये तो मैंने ऐसे एक नॉर्मल सा लेके छोड़ दिया। मैंने कहा फर्स्ट पे ही आएगा, सेकंड पे ही आएगा, थर्ड पे ही आएगा। तो पहले नंबर पे मैंने कहा कौन सा आएगा, आप बोलोगे फर्स्ट नंबर पे मेरे भाई 1/3 आ जाएगा, सेकंड नंबर पे 2/5 आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे 4/7 आ जाएगा। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बस जल्दी से मिला लो। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी एकदम सही आ रहा। कोई दिक्कत है क्या, बता दो जल्दी से। अगर कोई दिक्कत है किसी को भी, एक भी बंदे को दिक्कत है तो जल्दी से बता सकता है। मुझे चिल्लाने में मजबूर मत करो। चलो नेक्स्ट वन में जल्दी से कर दो। लिखा है कि भावना ने जो है, भावना बोरोड 4500 फ्रॉम अ लेंडर, किसी साहूकार से, ऋणदाता से उधार लेती है 4500 रुपये भावना, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, सालाना बोलती है 15% मैं तुमको दूंगी जो उसका अमाउंट बनेगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। और वो 26 मार्च 2018 को उधार ले रही है। एंड क्लियर द लोन इन 7 जून ऑफ द सेम ईयर, उसी साल 2018 को ही 7 जून को वो अपना जितना भी उसने ले रखा था बकाया पूरा अपना क्लियर कर दिया। सो
व्हाट अमाउंट डिड द पे टू क्लियर हर लोन, उसने कितना पैसा दिया लोन को क्लियर करने के लिए। यार भाई अगर तुम मुझसे पूछोगे, सच्ची बात मैं अपने दिल से तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मुझसे पूछोगे इस क्वेश्चन को भैया आप सॉल्व करोगे, मैं बोलूँगा भैया बिल्कुल सॉल्व नहीं करूँगा, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूँगा। तुम एक बात बताओ, ऑप्शन मैंने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की है, जो दिए थे वही रखे हैं। भाई यार एक बात बताओ, 4500 रुपये के क्या 135 रुपये दे दोगे? नहीं दोगे। क्या 4500 रुपये लेकर के उसी साल 7 तारीख को तुम 53,775 रुपये दे दोगे कि 49,275 रुपये दे दोगे? भाई सिंपल सी बात है, 4600 समथिंग कुछ जो आंसर है वैसा ही होगा। 100 रुपये मान लो बन गए होंगे, हैं 100-200 रुपये, और कितना ही बनेगा यार। भाई तुम देखो भी, तुम 15% ले रहे हो, भी वार्षिक है, तुमने तो 2 महीने में पैसे दे दिए हैं, 2-2.5 महीने में, तो तुम्हें इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन सही लिखे होते, पास होते, तो फिर कन्फ्यूजन बनती ना, फिर कैसे करते? तो वहाँ पे दिक्कत आती कि भैया कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट के लिए देखो एक सिंपल सा बिल्कुल तरीका, आप ऐसे करो कि हमें पता है कि हम लोग कैसे निकालते हैं। मैंने कहा भैया 45 SI बराबर हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मैंने कहा ये सिंपल सा फॉर्मूला बच्चे भी पढ़ते हैं, कक्षा 6 कक्षा 5 में तो पढ़ाया जाने लगा है। SI मुझे देखना पड़ेगा भैया कितना है, तो आप बोलोगे भैया SI लिख देंगे। और ध्यान से सुनो, उसने बोला था कि चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। उसने पूछा कि टोटल अमाउंट क्या देना है, ना कि उसने पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना देना है, अमाउंट पूछा गया है। तो यहाँ से तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले। P की जगह प्रिंसिपल है, मैंने कहा 4500 रुपये, इंटू R की जगह आपने रेट बोली, मैंने कहा 15% आपकी जो है 15% ये वार्षिक है, तो मैंने कहा 15% यहाँ पे लिखेंगे, परसेंट हटेगा बटे में 100 लगा देंगे। फिर मैंने कहा मुझे कितने दिन का चाहिए, पहले तो ये देखो कितने दिन का चाहिए। आप बोलोगे मुझे चाहिए मेरे भाई 26 मार्च से लेकर के 7 जून तक का, 26 मार्च से 7 जून। तो मैंने कहा 26 जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 होते हैं भाई, जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये सारे 30 दिन के होते हैं। तो मैंने कहा जून आपका 30 दिन का होगा तो 7 दिन जून के हो जाएंगे, उसके बाद आपके जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल आएगा तुम्हारा 30 दिन का, मई 7 दिन जून के, और इधर आपके जो हैं 5 दिन इधर बचेंगे ना। कितने दिन बचेंगे? 4 26 मार्च, 26 मार्च से दिया 27 28 29 30 31 आएगा ना, 5 दिन शायद इधर बचेंगे। तो आपके यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 5 और 7 5 12 और 1 13 तो ये हो गए, और 30 60 ये हो जाएंगे, 60 और 13 73। आपको टोटल 73 डेज़ मेरे भाई जो है अभी पैसा देना है। कितने में? टोटल 360 डेज़ में, 365 डेज़ में, क्योंकि 365 दिन का ये ईयर होगा 2018, क्योंकि ये कोई आपका लीप ईयर तो है नहीं ना मेरे भाई, समझ गए। अब मैंने कहा अगर इसे काटना स्टार्ट कर, भाई ये तो बड़ा डाटा बड़ा ही जटिल बन गया है, कोशिश करेंगे देखो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब मैंने कहा अगर ध्यान से देखा जाए 365 किससे काट दें यार, 5 से काटें क्या? अगर हम 5 से इसको काटते हैं तो 5 तेई 15, और 5 से इसको काटते हैं तो 5 सत्ते 35 और 5 तेई 15, ठीक है। और 73 से 73 पूरा कट गया, ये हो गया 45 तेई SI बराबर कितना आ जाएगा? 45 तेई कितना होता है? 135, क्योंकि 4 तेई 12 और 5 तेई 15 113 हो जाएगा, ठीक है। 135 रुपये मुझे जो है यहाँ से SI मिल जाएगा। 4500 रुपये में अगर तुमने 135 रुपया ब्याज लगा के दे दिया तो तुमने 4635 रुपये दिया टोटल। ऑप्शन नंबर एकदम राइट है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था भैया, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जो चीज़ें लगी कैसा आपको कंफ्यूज कर सकती हैं वहाँ पे, वो ये है कि आपको डे पता होने चाहिए कि कितने कितने पढ़ते हैं। 30-31 वाला कॉन्सेप्ट, एक तो वो उंगली पे ऐसे गिन लिया जाता है, उभरा भाग और निचला भाग, उभरा भाग। वैसे एक गांव की कहावत होती है ना कि जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 और 28 दिनों की या 29 दिनों की फरवरी, बाकी सभी 31। तो ये थोड़ा सा एक गांव का है, चलता है, वो बाबा लोग बताते हैं तो मुझे पता है, तो मैंने अपना इसको सवालों में यूज करने लगा हूँ। सही है, आगे देख लो भैया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, 10% हर साल बढ़ रही है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 20,000 द नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन। भैया सिंपल सा सवाल है, अभी अगर 20,000 है पॉपुलेशन, 10% अगले साल बढ़ जाएगी, इसका 10% मतलब 1 जीरो कम कर दो, 2,000, तो टोटल कितनी हो जाएगी बोलोगे? 22,000।
ऑप्शन नंबर आपका बी, करना ही नहीं था, ऐसे ही बता देना था। नेक्स्ट वन भैया क्या दे रखा है, दे रखा है कि 10a प्लस 10 2a प्लस 10 3a इज इक्वल टू 10a 10 2a 10 3a। क्या बोला ये, 10a प्लस 10 2a प्लस 10 3a, ठीक है, इज इक्वल टू 10a प्लस 10 2a प्लस नहीं है, इनटू में है ये सारे। ओके ओके ओके, समझ गया। यहाँ पे कुछ फार्मूला बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखूँ तो मैंने एक फार्मूला पढ़ रखा, कौन सा, a और 2a से 3a बनाने वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाता है इसमें, यानी a और 2a से 3a बनाना है। कैसे बनेगा देखो, अच्छा अगर मैं इसमें ये कर दूँ, मैंने कहा भैया ये लिखा है 10a प्लस 10 2a, ध्यान से देखना, और बराबर मैंने कहा ये लिखा 10a 10 2a 10 3a, और इधर जो ये लिखा था ये 10 3a, ये वाला, इसको अगर उधर भेज देंगे तो माइनस का 10 3a आ जाएगा। हाँ, आप बोलोगे ये हो जाएगा 10a प्लस 10 2a इज इक्वल टू, मैंने कहा इस पूरे से अगर माइनस का 10 3a कॉमन ले लिया जाए, 10 3a, माइनस क्यों कॉमन लिया अभी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब माइनस 10 3a कॉमन ले लोगे तो ये वाली संख्या जो है, इस वाली संख्या को ध्यान से देखना, ये इक्वल लगा है, माइनस नहीं है, ये इक्वल है। आप बोलोगे भैया ये वाली संख्या माइनस की है, तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, ये कॉमन ले लिया 1, फिर माइनस लगा के इस वाले में लिख सकते हैं, जो बचा है ये दोनों बच जाएंगे, यानी 10a और 10 2a। भाई देखो, अगर यहाँ से मैंने 10 3a कॉमन लिया तो ये चला गया, और इधर से ये चला गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, तो 10a इंटू 10 2a इंटू 1 मतलब 10a इंटू 10 2a, तो ये बचा। अब मैंने कहा इसको इधर को पूरा इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10 2a अपॉन 1 माइनस 10a 10 2a, और बराबर 10 3a माइनस का। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। मैंने कहा कि इसे देखो तो क्या बन गया, ये बन गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, फार्मूला 10a प्लस b का, 10a प्लस b का, और बराबर कितना लिखा है, माइनस का 10 3a। मैंने कहा 10a प्लस 2a कितना हो गया, 10 3a, बराबर का माइनस का 10 3a। अगर हम इसको इधर उठा के ले आएँ तो वो हो जाएगा 10 इक्वल टू यहाँ कितना बचा, 0, क्योंकि इसको उठा के उधर ले गए। अब मैंने कहा जरा ध्यान से सुनो, 10 3a बराबर 0 चाहो तो इस 2 को इधर डिवाइड में भेज दो 0 के नीचे, तब भी 0 ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 10 3a की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है, 10 में। अब बोलोगे हम इसको 180 डिग्री से ले लेंगे, अगर पाई की वैल्यू, 10 पाई की वैल्यू 0 होती है, 10 2 पाई के लिए भी 0 काम करेगा, ठीक है, 2 पाई के लिए भी 0 काम करेगा। तो मैंने कहा अगर हम यहाँ से देखें तो 10 से 10 हट गया, 10 से 10 काटना नहीं, लेकिन मान लो 10 से 10 हट गया, तो इनके आपस के जो 3a हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई या 2 पाई के। तो मैंने कहा अगर 3 से हम इसको यहाँ से हटा के डिवाइड में भेज दें तो ये भी यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऐसे डॉट 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 आगे भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, पाई/3 हो सकती है, 2 पाई/3 हो सकती है, आगे डैश 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 और भी हो सकती हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे आंसर केवल नहीं आएंगे, ये दोनों वाले आंसर सही हो सकता है और ये वाला भी नहीं आएगा। तो दिस वन इज़ आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई। क्या किया, इधर के 10 3a को उठाकर इधर ले आए, 10 3a दोनों से कॉमन ले लिया, माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमें 1 माइनस 10a 10b का फार्मूला चाहिए होता है, जबकि अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो 10a 10 2a माइनस 1 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए। फिर मैंने इसको यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये फार्मूला बन गया 10a प्लस b का, ये हो गया 10 3a बराबर माइनस का 10 3a। इसको इधर उठा लाए तो ये हो गया 2 10 3a बराबर 0, 2 10 3a 0 हो गया, तो यानी 10 3a की वैल्यू भी मेरी पाई 10 पाई के बराबर हो गई, क्योंकि पाई में 180 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे भाई आंसर मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिएगा। बताइए, बोला एक वर्ग में प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि अगर किसी वर्ग की बात हो रही है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, आप बोलोगे a√2। आपको a√2 की वैल्यू दे रखी है 10। a यहाँ पे क्या होता है, भुजा, यही आपसे पूछी गई है। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, a√2, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, √2 से 2 को काटोगे √2 बचेगा, तो a बराबर आ जाएगा 5√2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट है। प्रत्येक भुजा आपके जो है वो 5√2 सेंटीमीटर की आएगी। इस टाइप के प्रश्न पूछ दिए गए हैं, काफ़ी पूछे गए हैं, 2-3 प्रश्न हैं। इसे अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए जो देता हूँ, मैं मान लो यही वाला दे देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर इसका आपको बताना है,
नेक्स्ट वन, यहाँ पर पूछा गया आपसे कि एनी ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s विथ यूजुअल नोटेशन, हाँ ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए बाई टू। देखो यहाँ पे मैं नहीं कहता कोई सॉल्यूशन करो, तुम ध्यान से सुनना एकदम। अगर मुझसे वैल्यू पूछी जाती है साइन ए बाई टू की, डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि इस पे सवाल भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा साइन ए बाई टू के बताओ, कॉस ए बाई टू के लिए बताओ, टेन ए बाई टू के लिए बताओ, पूछे जाते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप फंस जाओगे, फिर वहाँ प्रूविंग करने में थोड़ी ना बैठोगे कि ऐसे प्रूव होगा। तो जब भी आपसे ए बाई टू पूछा जाए, याद रखो आपको बी और सी वाला लेना है, ए बाई टू को छोड़ देना है। ये होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। अब मैंने कहा किसी का भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाए साइन बी बाई टू का, ध्यान से सुनना, बी बाई टू बोला गया है, तो आप बोलोगे एस माइनस सी अपॉन ए सी। मैंने कहा पूछा जाए साइन सी बाई टू का, बोलोगे अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी अपॉन ए बी। यानी जो आपसे पूछा जाएगा उस वाले को आपको नहीं लिखना है, बाकी के लिख देने हैं। इसके अपोजिट मेरे भाई जो कॉस वाले काम करते हैं वो कैसे करते हैं, मान लो कॉस ए बाई टू का आपसे पूछा जाए तो वो होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए अपॉन बी सी। यानी यहाँ पे आपको जो एंगल दिया वो लिखना है, अपॉन में जो बाकी की दो साइड हैं वो लिख देनी है, रूट में है, इस तरीके से आपको बनाने। तो ये आपको डायरेक्ट याद कर लेने मेरे भाई सारे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इससे रिलेटेड में चीज़ें लिखवा दूँ। यहाँ पे देखो दिया भी गया है, आपसे जो पूछा गया था उसका आंसर आपका ये देखो हो जाएगा, ये आपका दे रखा है साइन ए बाई टू की वैल्यू, किसकी, साइन ए बाई टू की। अच्छा बताओ ये वैल्यू किसकी दे रखी है, ये बोलोगे दे रखा कॉस ए बाई टू का वैल्यू। मैंने कहा ये वैल्यू किसकी दे रखी है बताओ जरा, आप बोलोगे यहाँ पे सी आ रहा है, ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, साइन बी बाई टू की। मैंने कहा बताओ ये वैल्यू किसकी दे रखी है, आप बोलोगे देखो यहाँ पे भैया समझने वाली चीज़ है, ये बी और सी दिया गया है, इसका मतलब ऊपर वाली चीज़ हमें देखने में किसकी तरह लग रही है, इसकी तरह, देखो इसकी तरह लग रही कि नहीं लग रही, जबकि नीचे वाली चीज़ हमें देखने में किसकी तरह लग रही है, इसकी तरह। ये कॉस ए बाई टू के होती है, यहाँ पर भी बी सी है और यहाँ पे बी सी है, तो इसके नीचे बी सी होगा, बी सी से बी सी कट गया होगा, तो ये वैल्यू किसकी होगी, टेन ए बाई टू की। तो ऐसे भी आप लगा सकते हो मेरे भाई। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, बढ़िया तरीके से आ गई होंगी, सिंपल भी हैं, टफ नहीं है। बाकी इसकी पूरी प्रूविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लो, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बोला गया है कि प्रज्ञा इन्वाइटेड एंड फीमेल्स टू हर बर्थडे पार्टी, इन क्या लिखा, प्रज्ञा इन्वाइटेड एंड फीमेल्स, मेल एंड फीमेल्स दोनों को करना चाहिए था। हाँ इसमें रेशियो, इसमें कुछ है जो टाइपिंग मिस्टेक्स है आई थिंक, यहाँ पे मेल एंड फीमेल्स टू हर बर्थडे पार्टी इन द रेशियो ऑफ 7:6। बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इन द पार्टी वर 56, वेरी सिंपल, ये मेल है ये फीमेल है, इसकी वैल्यू तुमको दे रखी है 56, तो पूछा गया बताओ टोटल कितने लोग आए हैं ना, पूछ रहा है कि टोटल कितने लोग आए, टोटल नंबर्स ऑफ गेस्ट अटेंडिंग द पार्टी वर। आप बोलोगे टोटल देखो 7 और 6 13 लोग आए हैं, 7 का मतलब 56, कैसे बोलोगे 7 अट्ठे 56, तो 13 के भी 8 गुना करा दो, 13 अट्ठे 104, तो टोटल कितने लोग आए होंगे 104, ठीक है। तुम 56 को 7 बोल रहे हो तो 104 को 13 बोल रहे होगे, तुम 8 से डिवाइड दे के बोल रहे हो उल्टा, समझ जाओ अपने हिसाब से। अब समझ गए ना, कोई दिक्कत किसी को ऐसा जो ना समझ में आया हो। मेल से पूछेगा, अगर फीमेल पूछी जाती तो कैसे बताते, इसका भी 8 गुना, 8 छंग 48, अब इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 104 ही आएगा। चलो तो कुछ भी पूछा जाएगा बता लोगे। यहाँ देखो पूछा गया 3 + 2√5 इज, मैंने कहा ये एक क्या लिखा हुआ है, नॉन परफेक्ट अंडर रूट लिखा है, जो कि हमेशा एक इरेशनल होता है, जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अ इरेशनल नंबर। और ये क्लास 10th के एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, क्लास 10th चैप्टर 1 यूक्लिड थ्योरम, इसी में सब पढ़ाया जाता है, उसी के अंदर ये वाला सब बातें आती हैं कि प्रूव दैट √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर, अपोजिट मानते हैं और अंत में क्या बोलते थे, हमारी परिकल्पना गलत है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मैं इसे थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि बड़ा करूँ और बात समझ में ज़्यादा आए। ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा था स्पेस डायगोनल ऑफ अ क्यूब, क्यूब का पूछा गया है, क्यूब है, मेजरमेंट दे रखी है 8√3 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़। भैया बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा है कि किसी क्यूब का डायगोनल होता है a√3,
जहाँ पे ए उसकी साइड होती है, √3 हम लोग डायगोनल के फार्मूले के लिए यूज करते हैं। ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 8√3। मैंने कहा √3 से √3 कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमसे पूछा गया है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू नथिंग बट ए क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 512। सो 512 इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन मेरे भाई जल्दी से कर दो इसे। कैसे करोगे, इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा 1529। ये यार बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन लग रहा है 1 फिर 5 फिर 29 1 फिर 5। भाई देखो 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर सकते तो 1 ही आएगा। इसमें देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और इसमें अगर हम भैया जो है 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 29 कैसे हो रहा है यार ये। कुछ आ रहा है इसमें समझ में, क्या लॉजिक लगाया होगा भाई यार। तुम लोग भी मेरे साथ में थोड़ा सा करा करो यार, हिम्मत लगाओ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मान लो ये 3 की पावर 3 होता, 3 3 का 9 27 के पास बन जाए। और फिर इसमें हम 27 में 2 जोड़ दें, इसमें हम कितना जोड़ दें 2 दूनी 4 और 1 5। और इसमें हम 1 का, लेकिन यहाँ पे पावर 3 की है, यहाँ पे पावर 2 की, अगर यहाँ पे पावर 1 ही करें और इसमें हम क्या जोड़ दें कि 1 ही रहे, 0 जोड़ दें। तो देखो 1 की पावर 1 प्लस 0, 2 की पावर 2 प्लस 1, 3 की पावर 3 प्लस 2, यानी यहाँ 0 जोड़ा फिर 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा तो अगले वाले में 3 जोड़ेंगे, ये बात फिक्स हो गई। फिर मैंने कहा यहाँ पे 1 की पावर 1 की, यहाँ 2 की पावर 2 की, यहाँ 3 की पावर 3 की, तो यहाँ 4 की पावर 4 करेंगे। 4 चौके 16 चौके 64 चौको 256 और प्लस 3 तो आ जाएगा 259। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। बढ़िया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था एक ये रीजनिंग के पोर्शन का। नेक्स्ट वन मेरे भाई करो जल्दी से। क्या पूछा गया है देखो एक बार, मैथ का है क्या। एक त्रिभुज की भुजाओं की मापें दे रखी हैं। आपको दे रखा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3 4 एंड 5। 3 4 एंड 5 के रेशियो में ट्रायंगल्स की साइड दे रखी है। आपको बताना है कि इन विच टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल, ये तो बताना है ना कि विच टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल या ट्रायंगल इज किस तरीके का है ये। हमने क्या पढ़ रखा भाई, हमने पढ़ रखा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाता है तो ये फिर क्या होगा, बता दो एक बार जरा ये क्या होगा। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, ये मेरा जो बनेगा वो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल रैट। हमने क्या करके देख लो एक बार जरा, क्योंकि हमें 3 4 5 देख के ही पता चला एक ट्रिपलेट है। ये क्या है, एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी आ जाएगा 25। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स दे रखी हैं। सॉरी, चलिए भाई अगला करो। यहाँ दे रखा है एक निश्चित कूट में भाषा में मैड को लिखा है 56 और कैट को लिखा गया 80। पूछ रहा डेन को क्या लिखा जाएगा। यार देखो मैड को 56 कैसे लिखा, MAD। M का मतलब 13, A का मतलब 1, D का मतलब 4 और इसे लिख दे 56। 13 एकम 13, 13 चौके 52 और 4 जोड़ दिया। 4 कहाँ जोड़ा, नहीं 13 और 1 14 चौको 56। ठीक है, देखो इनको जोड़ो, इसमें फिर इंटू कर दो। देखो काम करेगा क्या, कैट में देखो एक बार ये काम कर रहा है। मैंने कहा 3 और ये 1 4 हो गया, 4 उठाओ ये 20 में गुणा करा दो, 20 होता ना इसका टीका, 80 आ जाएगा, ये 56 आ गया। वर्क कर रहा है। डेन का पूछा है, डी का मतलब 4, ई का मतलब 5, 9 हो गया। 14 से इंटू कराना है, 14 9 126। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। सिंपल था, बढ़िया था, ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट था ये भी। नेक्स्ट वन भैया जल्दी से करो। ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके भैया SSC में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। और
बेस्ट तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मैंने इनको करने का एक बड़ा ही सरल तरीका भी आपको ऑलरेडी बता रखा है पहले, अगर आप में से किसी ने मेरे वीडियो देखे हैं पुराने। मैंने इसमें सिखाया है कि ये वाला पोर्शन 2ab होता है, 2 से 2 को हटा दो तो यानी ये ab लिखा है, और ab के ऐसे फैक्टर करो जिनको a + b करने पे आ जाए। आप बोलोगे इसके फैक्टर करेंगे तो √5 × √3, और 5 और 3 8 भी होता है, तो यानी यहाँ पे माइनस लगा है तो ये हो जाएगा √5 - √3, और अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो ये होता √5 + √3, तो ये आंसर हो जाएगा √5 - √3, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। ठीक है, √5 - √3 हो जाएगा मेरे भैया, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, नहीं √3 - √5 भी हो सकता है, √3 - √5 ऑप्शन एक ही देगा। हाँ ठीक है, आगे आ जाओ भैया, अगला करो। इस प्रश्न को भैया करिए जल्दी से, एक अच्छा प्रश्न है, सॉल्व करने में मज़ा आएगी। बोला गया है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इन द ट्रांजेक्शन पर इज ए। भैया इसमें सिंपल सी बात है, आपसे बोला कि सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल्स के जो है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। मैंने कहा सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल दैट्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, सो दैट्स इज सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस रेशियो इज इक्वल टू 15/9। 9 को इधर भेज दिया, कॉस्ट प्राइस को इधर भेज दिया, ऐसे काट दिया 3 से, तो 3 × 5 = 15, 3 × 9, यानी 3 रुपये की चीज़ को 5 रुपये पे बेच दिया। प्रॉफिट कितना हो गया? आप बोलोगे प्रॉफिट हो रहा 2 रुपये का, कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे 3 रुपये पे। 3 रुपये पे 2 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 5 रुपये में बेच दिया, यही बात तो हो रही। प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो कुछ ना कराओ, × 100 कर दो। आपने पढ़ा है कि 3/100 जब से काटते हैं तो 33.33 आता है, इसमें 2 से इंटू कराओगे तो 66.66 हो जाएगा, तो यानी गेन हो रहा है 66.6% का। ये वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा, लगभग 66.6% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सरल सा प्रश्न था, और डायरेक्ट भी आप बता सकते थे कि जो 2/3 होता है ना, दैट्स इज 2/3 इज इक्वल टू 66.67% होता है। तो ये अलग बात है, जिसको नहीं पता है तो वो ऐसे सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट वन मेरे भाई जल्दी से बताओ, 2 प्रश्न, 1-2 प्रश्न और बचे हैं बस, चलो जल्दी से बता दो। बोला गया है कि सर्टेन सम ऑफ मनी वाज जो है डिवाइडेड एमंग 3 फ्रेंड्स, राजू, केवल और अमित, इन द रेशियो ऑफ 2:3:7। मैंने कहा कौन से बंदे, इनका नाम देख लो एक बार जरा। एक का नाम हो जाएगा आपका राजू, केवल और अमित, इनके बीच में 2:3:7 रेशियो में पैसा बांटा गया, 2:3:7। ओके, उसके बाद आगे बोला गया है कि इफ अमित शेयर इज 15 रुपीज़ मोर देन दैट ऑफ केवल, अगर केवल से अमित को 15 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, केवल से अमित को कितना ज़्यादा मिल रहा है? आप बोलोगे 4 यूनिट। ये क्या बोल रहा है? 15 रुपये ज़्यादा है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी 15 रुपये, 15 रुपीज़। ओके, आगे पढ़ो जरा, आगे क्या लिखा है? केवल के हिस्से से 15 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है, यहाँ तो हो गया। आगे पूछा देन व्हाट इज द सम ऑफ द मनी विच वॉज डिवाइडेड, तो टोटल रुपया कितना है जितना बांटा गया, टोटल धनराशि। मैंने कहा देखो टोटल यहाँ पे है 2, 3, 5, 7, 12। मैंने कहा 4 का मतलब अगर 15 है, ध्यान से सुनो, तो टोटल 12 का मतलब कितना होगा, ये पूछा गया। मैंने कहा यार छोटा सा बच्चा ये समझ सकता है कि 4 को मैंने क्या लिखा है 12, कितने गुना किया? 3 गुना। तो मैंने कहा यहाँ पर भी कुछ ना करो, बस 3 गुना करा दो, आंसर आ जाएगा 15 × 3 = 45, दैट्स इज 45 रुपये होगा टोटल जिसे हम लोगों ने बांटा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ही लगभग रेशियो से हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा समझ पाएँ क्वेश्चन को, बस इतना है। एक क्वेश्चन है कि इन अ क्लास ऑफ 47 स्टूडेंट्स, ठीक है, अनुराग रोल नंबर इज द 18 फ्रॉम द एंड, 18 फ्रॉम द एंड। ओके, पूछ रहा है व्हाट इज द रोल नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर किसी क्लास में 47 बच्चे हैं, ये 47 बच्चे हैं टोटल, 47 स्टूडेंट्स। मैंने कहा ये 2 एंड होते हैं, इधर साइड से जब हम अनुराग का रोल नंबर देख रहे हैं एंड से, तो हमें मिल रहा है 18th नंबर पे अनुराग, किस नंबर पे? 18th पे। तो बताओ स्टार्टिंग पे कितने पे मिलेगा? मैंने कहा यार बड़ी सिंपल बात है, नीचे से 18 है, मैंने कहा अगर 47 से 18 माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो आप बोलोगे 29 बचेगा।
तो आप बोलोगे भैया ऊपर से 29 नंबर पे होगा, बिल्कुल नहीं, 29 तो स्टूडेंट होंगे इस जगह पे। अब ये 29 स्टूडेंट हैं, 29। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमने अनुराग को तो माइनस ही कर दिया है, अनुराग तो यहाँ से माइनस हो चुका है, अनुराग तो यहाँ से माइनस हो चुका है। अनुराग कहाँ है? इन 29 स्टूडेंट के जस्ट बाद वाला जो ये लड़का बैठा, ये अनुराग है ये। यानी हम बोलेंगे 29 में एक ऐड करेंगे तब आ जाएगा 30। ये 13th बच्चा जो है, 30 जो भी स्टूडेंट है, ये है अनुराग। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको लोग ऐसे ही बता देंगे कि भैया डायरेक्ट याद कर लो, 47 में से 18 घटाएंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें +1 कर देंगे, तो फिर रटो। ये पता नहीं चल रहा है कि 1 क्यों प्लस हो रहा है, बस रट लिया है भाई। जब नीचे से मैंने 18 बच्चों को घटा दिया तो मैंने कहा यहाँ से अगर 18वें नंबर पे ही ये अनुराग बैठा, तो जब ये 18 के 18 घटा दिए तो अनुराग भी घट गया ना वहाँ से, अनुराग को ही मैंने घटा दिया। अब हम अनुराग की ही प्लेस ढूंढ रहे हैं, तो जब इंसान ही नहीं बचा, प्लेस कहाँ से मिल जाएगी? तो इस तरीके से चीज़ों को समझना है मेरे भाई, डायरेक्ट ऐसे तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आई होगी क्लास में। बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं आज, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन तो भाई 1 नंबर क्वेश्चन था। अगर इसे आप लोग करने की कोशिश करना पहले खुद से, फिर देखना आप लोग कैसे कर रहे हो, आपको बड़ा ही मज़ा आएगी। बाद में आपको लगेगा कि नहीं यार क्वेश्चन था, दम थी उसमें, ठीक है। बाकी अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे ही सही क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी ओरिएंटेड है। बाकी फर्जी का, ज़बरदस्ती का कोई टफ क्वेश्चन बना करके आपको कंफ्यूज करने की, आपको परेशान करने की कोशिश नहीं की गई है। आपके एनटीपीसी में एक और प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप चाहेंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। मैं आपको अभी देखो दे देता हूँ क्वेश्चन, और अगले क्लास में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन पर भी डिस्कशन करेंगे। एक उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया लास्ट ईयर कि एक इस तरीके का खंबा था, ठीक है, इस जगह पे एक खंबा है, इसके पद बिंदु से एक पहला पॉइंट है यहाँ पे कहीं, और फिर एक दूसरा पॉइंट और पीछे खिसकाना है, यहाँ पे हो जाएगा। मैंने कहा ये आपको हाइट h दे रखी है, ये तुम्हें दे रखा 18, और ये पूरा दे रखा 32, और तुम्हें इस तरीके से इसको मिलवा दिया गया, और बोला गया है कि ये एंगल एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। शायद ये थीटा था, ये 90 - थीटा था, ऐसा कुछ था, पूरक थे, 90 - थीटा है। तो आपको यहाँ पे बताना था कि हाइट ऑफ पोल, या फिर जो भी है, ये मीनार है, पोल है, फोर्ट है। तो इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है और ये एक दूसरे को जोड़ने पर 90 डिग्री बन जाए, ये दोनों को जोड़ने पे ऐड करने पर 90 बन जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि हाइट इज इक्वल टू नथिंग बट √(x(y), इस एक को x मान लो और एक को पूरे को y मान लो। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √32 × 18। इसका आंसर जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जाता है, और 1 घंटे में हम लोग 35 से 40 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्पीड हम लोगों की ठीक है वैसे, बस ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।